नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। इतिहास विषय को हमने एक बोझ के रूप में कभी भी नहीं लेना है। यहाँ आवश्यकता बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की नहीं है। जो भी पढ़ना है अच्छा पढ़ना है और उसका बार बार रिवीजन करना है। और इतिहास में एक बात होती है कि यदि आप उसका रिवीजन नहीं करें तो आप ये भी भूल जाएंगे कि 1857 की क्रांति 1857 में हुई थी कि उससे आगे पीछे हुई थी। क्योंकि इतिहास में क्या है, थोड़ा भी ब्रेकअप आ जाता है तो मानवीय प्रकृति होती है ना, वो भूल जाता है। इतिहास में कोई विद्वान नहीं होता है, विद्वान वही होता है जो निरंतर इस विषय का अभ्यास करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो साथी अभी केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी के पद आए हैं, टीजीटी के भी पद आए हैं, तो आपने इतिहास विषय की तैयारी प्रारंभ कर दी होगी। जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन्होंने विशेषकर इतिहास विषय जो अगले साल स्कूल व्याख्याता भर्ती 2023 के बजट में आएगी, जो साथी इस बार कुछ नंबरों से रह रहे होंगे या जिनका शिक्षा के क्षेत्र में या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाने के जो सपने, यदि इस सपने को साकार करना चाहते हैं तो अभी के समय को व्यर्थ न करें साथियों। अन्यथा विज्ञप्ति आने के बाद तो सारी दुनिया तैयारी करती है, तो आपकी तैयारी में स्पेशल क्या रह जाएगा उस समय। इस तैयारी को स्पेशल बनाने के लिए अभी से तैयारी प्रारंभ कर दें। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे वीडियोस देखें और निरंतर मेहनत करें। आप जरूर चयनित हो जाएंगे। यदि हम मेहनत नहीं करते और फिर हम ख्वाब देखें तो कभी भी पूरा नहीं होता है। इतिहास गवाह है, समय गवाह है। हमारे सामने समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। बिजनेसमैन की बात कर लीजिए, उन्होंने पहले कोई छोटा काम स्टार्ट किया हो, आज वो भारत क्या, एशिया क्या, पूरी दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में आते हैं। हमें उनके जीवन की चमक धमक तो दिखती है, किंतु कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि उन्होंने इसके लिए कितना संघर्ष किया है, इसके लिए उनके जीवन में कितना उतार और चढ़ाव आया है। तो सेम उसी प्रकार ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। इसमें आपको रात और दिन जब भी आपको समय मिले पढ़ना होता है। विचलित नहीं होना है। निरंतरता का सारा खेल कंटिन्यूटी का है। यदि आप कंटिन्यूटी में आ गए तो आप आसानी से बहुत ही नॉर्मल वे में कोई भी एग्जाम को फोड़ दोगे। तो अपने अब आपका अधिक समय नहीं लेते हुए भारतीय इतिहास के जो विविध मर्दबाण संस्कृति है, विविध मर्दबाण संस्कृति, उसको शुरू करेंगे। मर्दबांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं। यदि पूछ ले किस को या किन को पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं, यानी कि पुरातत्व की अल्फाबेट कहते हैं, तो वह मर्दबांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं। फ्लिंडर्स पेंट्री नामक पुरातत्ववेत्ता ने सबसे पहले विभिन्न कालों में निर्मित मर्दबांडों के विशिष्ट प्रकार व उनके महत्व को बताया। सर्वप्रथम फ्लिंडर्स पेंट्री नामक विद्वान ने विभिन्न कालों में प्रचलित मर्दबांडों और उनके विशिष्टता के बारे में सर्वप्रथम इस दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया। अब बात करेंगे गैरिक मर्दबांड की, जिसको गैरिक मर्दबांड, देखो कई बार गैरिक मर्दबांड जो होता है, कई बार उसको ओसीपी नाम से भी दे दिया जाता है। ओसीपी नाम भी दे दिया जाता है, यानी कि गैरिक मर्दबांड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको अंग्रेजी का टर्म भी आना चाहिए। यदि गैरिक मर्दबांड की तरह आपको उसकी जगह ओसीपी भी आना चाहिए। इसकी खोज पहली बार गैरिक मर्दबांड की बात करें कि खोज, यानी कि ओसीपी की खोज पहली बार 1949-50 में, पहली बार 1949-50 में श्री बीबी लाल ब्रजवासी लाल ने गंगा घाटी के बिसोली व राजपुर परसू से की। बिजनौर के बिसोली और राजपुर परसू से की, ठीक है। और ये गंगा घाटी में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हस्तिनापुर के उत्खनन से इसका नाम ओसीपी हुआ, मतलब गैरिक मर्दबांड हुआ। यदि प्रश्न बन जाएगी गैरिक मर्दबांड या ओसीपी मर्दबांड का नामांकन किस स्थान पर हुआ, हस्तिनापुर के नाम पर इस स्थान का नाम क्या पड़ा, इस ओसीपी मर्दबांड यानी गैरिक मर्दबांड नाम पड़ा। ओसीपी जो है गैरिक मर्दबांड ताम्र पाषाण काल हड़प्पा काल से संबंधित है। यदि प्रश्न बन जाए कि ओसीपी, वैसे आईएएस में आ चुका है, यूपीपीसीएस में आ चुका है, और अब जो पेपर के जो विविधताएं से परिपूर्ण होने के जो चांस होते हैं उसमें भी आने की पूरी संभावना है कि
वो ताम्र पाषाण काल व हड़प्पा काल में कौन से मर्दबांड प्रचलित थे? तो ओसीपी गैरिक मर्दबांड। ओसीपी ताम्र पाषाण काल का विशिष्ट मर्दबांड है। यदि प्रश्न बन जाएगी ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल का विशिष्ट मर्दबांड कौन सा है? तो गैरिक मर्दबांड या ओसीपी मर्दबांड। लेकिन यदि अब देखो लेकिन आ गया, लेकिन ताम्र पाषाण काल में सर्वाधिक प्रचलित मर्दबांड काले लाल मर्दबांड थे। काले लाल मर्दबांड जिनको कर्सन लोहित मर्दबांड भी कहते हैं और अंग्रेजी में इनको BRW कहते हैं। ठीक है। यदि सर्वाधिक प्रचलित, यदि पूछ ले गैरिक मर्दबांड कहां से संबंधित है, तो वे ताम्र पाषाण काल संस्कृति व हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। किंतु सर्वाधिक तो कर्सन लोहित मर्दबांड या काले लाल मर्दबांड जिनको BRW भी कहते हैं। गैरिक मर्दबांड परिपक्व हड़प्पा संस्कृति मतलब मैच्योर हड़प्पा संस्कृति एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति के बीच के समय के माने जाते हैं। जो गैरिक मर्दबांड है मतलब वह परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता मतलब जब हड़प्पा सभ्यता पूरी रूप से विकसित हो चुकी थी और बाद की हड़प्पा सभ्यता के बीच के समय के मर्दबांड कौन से माने जाते हैं? गैरिक मर्दबांड। राजस्थान में गैरिक मर्दबांड कहां से मिले? नौ और जोधपुरा जयपुर से प्राप्त हुए। जो जोधपुरा है वह साबी नदी के किनारे है, साबी या साहिबी, और नौहो रूपारेल नदी के किनारे, रूपारेल नदी के किनारे स्थित है नौहो। अब बात करेंगे बुलंदशहर से स्थित लाल किला। बुलंदशहर में लाल किला नामक स्थान पर ओसीपी का सबसे बड़ा उत्खनित स्थल मिला है। यदि प्रश्न बन जाए, आईएएस में आया हुआ है 2017 के अंदर, यदि प्रश्न बन जाए, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि प्रश्न बन जाए कि ओसीपी यानी कि गैरिक मर्दबांड का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल कहां से मिला है? बुलंदशहर से मिला है, बुलंदशहर के पास लाल किला नामक स्थान से। ओसीपी मर्दबांड यानी कि गैरिक मर्दबांड का सबसे बड़ा भंडार या सबसे बड़ा उत्खनित स्थल कहां से मिला है? लाल किला, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। अब बात करेंगे कर्षण मतलब क्या होता है? काला व लाल मर्दबांड जिसको BRW भी कहते हैं। यदि बात चल रही है कर्षण लाल मर्दबांड की, कर्षण व काला या लाल मर्दबांड की बात चल रही है, सर्वप्रथम इस मर्दबांड को 1960 के दशक में अंतरजी खेड़ा कहां पड़ता है? एटा जिले में पड़ता है, काली नदी के किनारे इस पड़ता है। ठीक है। इसका उत्खनन से BRW संस्कृति का पता चला है। अंतरजी खेड़ा के उत्खनन से हमें BRW संस्कृति का पता चला है। इसे अर्थवेद में क्या कहा गया है? काला लाल मर्दबांड को अर्थवेद में क्या कहा गया? अथर्ववेद में कर्षण लोहित कहा गया, कर्षण लोहित मर्दबांड कहा गया है। काला व लाल मर्दबांड ऋग्वेदिक काल का यह प्रतिनिधि मर्दबांड है। यदि प्रश्न बन जाए कि काला और लाल मर्दबांड किस काल का प्रतिनिधि मर्दबांड है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पोट्री, तो किस काल का? ऋग्वेद काल का यह प्रतिनिधि मर्दबांड है। इस मर्दबांड को आर्यों का मर्दबांड भी कहा जाता है। काला व लाल मर्दबांड को यदि प्रश्न बन जाए, आईएएस में आया हुआ है, ठीक है, किस मर्दबांड को आर्यों का प्रतिनिधि मर्दबांड कहते हैं? तो काला व लाल मर्दबांड को आर्यों का प्रतिनिधि मर्दबांड कहते हैं या आर्यों का मर्दबांड भी कहते हैं। BRW का लाल काले मर्दबांड में गैरिक मर्दबांड तथा PGW के बीच का मर्दबांड था। जो देखो OCP और PGW यानी कि चित्रित दूसर मर्दबांड और गैरिक मर्दबांड के बीच का मर्दबांड कौन सा था? BRW। हमें इनका कालक्रम पता होना चाहिए। OCP के बाद BRW के बाद PGW। ठीक है। BRW वास्तव में गैरिक मर्दबांड, ये जो BRW था
यह वास्तव में गैरिक मर्दबांड था, PWG के बीच का मर्दबांड था BRW। ठीक है, मैंने बता दिया ना BRW, OCP BRW बीच का और PGW। ठीक है, BRW हड़प्पा काल में पाया जाता था। यदि प्रश्न बन जाए कि BRW मर्दबांड हड़प्पा काल में पाया जाता था, हाँ बिल्कुल हड़प्पा काल में पाया जाता था, लेकिन इसे पूर्णतः हड़प्पा संस्कृति का मर्दबांड नहीं माना जा सकता। हड़प्पा संस्कृति में पाया जाता था, किंतु इसे पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता का मर्दबांड, काले लाल मर्दबांड यानी कृष्ण मर्दबांड को नहीं माना जा सकता। BRW को कृष्ण लोहित मर्दबांड यानी कि BRW को उलटकर तपाने की विधि, BRW को उलटकर तपाने की विधि उल्टी तिपाई विधि, उल्टी तपाई विधि को इजिप्शियन तकनीक भी कहा जाता है। जो BRW मर्दबांड होते हैं उनको उल्ट कर तपाया जाता है। इस उल्ट कर तपाने की तकनीक को इजिप्शियन विधि भी कहते हैं। थोड़ा मुश्किल है एक बार के लिए, किंतु थोड़ा अभ्यास करोगे तो अच्छा हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस कार्य करते रहें, पढ़ते रहें। अभी शांति कार्य यदि भी पढ़ते रहेंगे बढ़िया, तो बढ़िया कॉन्फिडेंस गैदर करेंगे। अब बात करते हैं चित्रित धूसर मर्दबांड की। चित्रित धूसर मर्दबांड को बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम बीबी लाल ने अहिछत्रपुर से की थी, लेकिन इसकी पूरी जानकारी हस्तिनापुर से। इसको खोजा तो कहां से गया था? खोजा तो उसको अहिछत्रपुर से खोजा था। किसने खोजा? बीबी लाल ने। किंतु उसकी पूरी जानकारी कहां से मिली? हस्तिनापुर से। कब मिली? 1954-55 में। ठीक है, हस्तिनापुर जो कहां पर है? गंगा यमुना के बीच स्थित एकमात्र चित्रित धूसर संस्कृति का स्थल है। यदि पूछ ले कि चित्रित धूसर संस्कृति का यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति का एकमात्र स्थल कौन सा है, तो अपने को साथियों पता होना चाहिए। एकमात्र स्थल इसका हस्तिनापुर, जो कि गंगा यमुना घाटी के मध्य स्थित है। अपने महाभारत काल के समय में खूब इस स्थल के बारे में सुना। महाभारत जो चित्रित धूसर मर्दबांड है यानी कि PGW वह उत्तर वैदिक काल, वह महाभारत युगीन मर्दबांड है। यदि प्रश्न बन जाए, IAS का प्रश्न है, ठीक है, यदि और नेट का पेपर, नेट में आ चुका है कई बार कि PGW किस काल का मर्दबांड है, तो उत्तर वैदिक काल का और महाभारत काल का यह मर्दबांड है यानी कि वेयर है। PGW का सर्वप्रथम उपयोग ताम्र पाषाण संस्कृति के लोगों ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, IAS के कथन के रूप में आ चुका है 2006 में कि PGW का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्र पाषाण संस्कृति के लोगों ने किया। लौ संस्कृति में भी PGW प्रयोग होता था। यह दोनों ऑप्शन में देते, ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन देते कि यह कांस्य काल में होता था, ताम्र पाषाण काल में होता था, लौ काल में होता था। हाँ, यह इन तीनों कालों में इसका प्रयोग होता था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जखेड़ा उत्तर प्रदेश में, PGW, जखेड़ा उत्तर प्रदेश में, वहां से PGW के मर्दबांड वह लौ उपकरण मिले हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लौ उपकरणों का पुंज कहां से मिला है? यदि पूछ ले, प्रश्न बन जाए कि उत्तर वैदिक काल का, यदि प्रश्न बन जाए कि उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लौ पुंज, उपकरणों को लौ पुंज कहां से मिला है? अंतर जी खेड़ा से मिला है, जो कहां है? एटा जिले में, उत्तर प्रदेश के काली नदी के किनारे। अब चित्रित धूसर स्थल की बात कर लेते हैं। हरियाणा में कौन सा स्थल है? हरियाणा में भगवानपुरा, पंजाब में रोपड़ और संगोल। हरियाणा में भगवानपुरा है। यदि प्रश्न बन जाए कि निम्न में से कौन से स्थान चित्रित धूसर संस्कृति से संबंध रखते हैं, तो पहला हरियाणा में भगवानपुरा हो जाएगा, पंजाब में रोपड़ व संगोल हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मथुरा और थापली। आलमगीरपुर, मथुरा व थापली, आलमगीरपुर, मथुरा व थापली। ठीक है, बिहार में वैशाली और कश्मीर में मांडा। इसकी खोज 1983 में किसने की थी? JP शर्मा व मधुबाला ने इसकी खोज की थी। चिनाब नदी के किनारे स्थित है यह स्थल। ठीक है, उत्तरी काले पालिशदार मर्दबांड यानी कि NBPW। ठीक है,
यह द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मर्तबांड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एनबीएस की परीक्षा में आ चुका है, आईएएस के परीक्षा में कई बार आ चुका है कि उत्तरी काले पालीदार मर्तबांड किस समय के हैं, तो द्वितीय नगरीकरण के समय के हैं। इसका काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का, यह भी पता होना चाहिए, आईएएस में कथन के रूप में आ चुका है कि इसका काल उत्तरी काले पालीदार मर्तबांड का जो काल क्रम है या कालखंड है वह 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य का है। यह महाजनपद काल, बुद्ध काल व मौर्य काल से संबंधित है, तीनों से संबंधित है, महाजनपद काल, बुद्ध काल और मौर्य काल। ध्यान देने योग्य बात है, तीनों कालों से संबंधित है, बुद्ध काल से भी संबंधित है, मौर्य काल से भी संबंधित है और महाजनपद काल से भी संबंधित है। यदि प्रश्न बन जाए कि एनबीपीडब्ल्यू मर्तबांड का सर्वप्रथम उत्खनन कहाँ हुआ, तो इसका सर्वप्रथम उत्खनन जो इस मर्तबांड का वह तक्षशिला से मिला है। यदि प्रश्न बन जाए कि कौशाम्बी, ठीक है, इन मर्तबांडों का व्यापार भी होता था, जो पूछ ले निम्न में से किन मर्तबांडों का व्यापार होता था। यदि प्रश्न बन जाए कि निम्न में से किन मर्तबांडों का व्यापार होता था, तो उत्तरी काले पालीदार मर्तबांडों का यानी कि एनबीपीडब्ल्यू मर्तबांडों का व्यापार होता था, जिनका प्रधान केंद्र कौन सा था, कौशाम्बी। यदि प्रश्न पूछ ले एनबीपीडब्ल्यू यानी कि उत्तरी काले पालीदार मर्तबांड का प्रधान केंद्र कौन सा था, कौशाम्बी था, ठीक है। और कौशाम्बी का उत्खनन, यदि प्रश्न बन जाए तो दिख नहीं रहा इसलिए बता देता हूं, कौशाम्बी का उत्खनन किसने करवाया, GR शर्मा ने कौशाम्बी का उत्खनन कराया। तो साथियों, इसी के साथ अपनी मर्तबांड संस्कृति का बिंदु अभी समाप्त होता है। कल से अपने वैदिक काल के बारे में प्रारंभ करेंगे, उसके बाद मौर्य काल, और उम्मीद करता हूँ कुछ ही वीडियो में आपकी प्राचीन काल इतनी जबरदस्त तैयार हो जाएगी कि आपको अपने पे आत्मविश्वास आ जाएगा। और मैंने एक प्लान भी बनाया हुआ है, ऐसे अनछुए क्वेश्चंस जो आपने इतिहास के विषय में आपको आईएएस के एग्जाम्स में आ चुके हैं, उसके भी एक दिन ऐसा रखूँगा वीक में, जिससे कि आपको उन प्रश्नों का भी अभ्यास दिया जा सके और आप अपने आप में एक आत्मविश्वास महसूस करें। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बस आवश्यकता है कि जो साथी नए हैं या जो साथी तैयारी कर रहे हैं, थोड़े अनुभवी है, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढीला न छोड़ें। जो साथी शीतकाल में यानी कि विज्ञप्ति से पूर्व के समय का भरपूर उपयोग करेगा वह चयनित होगा, और चयनित वही लोग होते हैं जो मुश्किलों को संघर्ष करते हुए कर जाते हैं। बाकी लोग आसानी से जीवन में, बाकी लोग हम अपने समाज में भी देखें जो सफल होते हैं, उनको आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। हर चीज़ के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए तपना होता है। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, हौसले को बुलंद रखें, और एक बात को याद रखें, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, यानी कि मन मजबूत है तो आप सब कुछ कर जाएंगे। कल एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।